ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत 400 के पार पहुंच चुकी है। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि देश के पास सिर्फ 5 दिन का तेल भंडार बचा है। सोचिए, जब गाड़ियों के पहिए थम जाएंगे, जब कारोबार की रफ्तार रुक जाएगी, तो उस देश का भविष्य क्या होगा? क्या पाकिस्तान एक बड़े आर्थिक संकट की तरफ बढ़ रहा है? क्या ये सिर्फ महंगाई की मार है या फिर सिस्टम की नाकामी? आज इसी बड़े मुद्दे पर हम करेंगे सबसे बड़ी चर्चा कि आखिर पाकिस्तान में हालात इतने बेकाबू कैसे हो गए। पहली रिपोर्ट देखिए। अरामको पंप ने तेल और पानी की बूंद बूंद को तरस रहा पाकिस्तान। पाकिस्तान में फ्यूल लॉकडाउन के हालात। हाँ जी, पेट्रोल महंगा होने का खदशा। और ये देखें आप, ये अरामको का पेट्रोल पंप है। मैं सरीना के सामने खड़ा हूँ, सरीना के सामने मैं खड़ा हूँ। सिर्फ 5 से 7 दिनों का कच्चा तेल पाकिस्तान में बचा है। अरामको पंप ने पेट्रोल 400 रुपए पार, 5 दिन का ही बचा तेल भंडार। अरामको पंप ने रहमान अस्पताल कराची समेत कई शहर पर पानी का संकट, प्यासी परेशान पाकिस्तानी आवाम। पाकिस्तान में भयंकर फ्यूल संकट है। ये हम नहीं कह रहे कि पाकिस्तान के पेट्रोलियम मंत्री अली परवेज मलिक बोल रहे हैं। सुनिए कैसे वो एक इंटरव्यू में कहते हैं कि पाकिस्तान में तेल है ही नहीं। हमारे पास ऑयल रिजर्व्स कितने हैं अभी? सर, हमारे पास तो कोई ऑयल रिजर्व नहीं, हम तो कमर्शियल रिजर्व्स पे चलते हैं। हमारे पास ऑयल रिजर्व्स नहीं है। हमारे पास स्ट्रेटेजिक रिजर्व, हुकूमत के रिजर्व नहीं है। हमारे पास या रिफाइनरियों को लाइसेंस के तकाजे के मुताबिक वो क्रूड रखते हैं, या सर क्रूड जो होता है वो 5-7 दिन का होता है, और उसके बाद जो आपका जो OMCs के पास रिफाइंड प्रोडक्ट होती है वो 20-21 दिन की होती है। तो कंबाइंड आप लाइसेंसिंग एंड कानून और इस गवर्नेंस रिजीम के मुताबिक उनको चला रहे थे। हम इंडिया की तरह नहीं है कि $60-70 मेरे पास 70 दिन का रिजर्व मेरे पास अपने पेन की एक सिग्नेचर के साथ मैं उसको रिलीज कर सकता हूं। देयर इज नो स्ट्रेटेजिक रिजर्व। एब्सोल्युटली नॉट। ये आज क्या कहते हैं, यही तो मैंने आपको बता रहा हूं कि लोगों को अंदाजा नहीं है कि ये क्राइसिस के अंदर हमने दैट इज द रियल क्राइसिस। जी, डू यू हैव एनी प्लान्स टू? पाकिस्तानी मिनिस्टर की बात सुन पाकिस्तान की आवाम हैरान रह गई। रात में पाकिस्तान के हर शहर में पेट्रोल पंपों के बाहर लंबी लंबी लाइनें नजर आईं। एक तरफ पेट्रोल डीजल की कीमत 400 पाकिस्तानी रुपए प्रति लीटर के पार पहुंच गई, दूसरी तरफ देश में तेल है ही नहीं। ये सुनकर पूरा पाकिस्तान सन्न रह गया। हाँ जी, पेट्रोल महंगा होने का खदशा। और ये देखें आप, ये अरामको का पेट्रोल पंप है। मैं सरीना के सामने खड़ा हूँ, सरीना के सामने मैं। पाकिस्तान के पेट्रोलियम मंत्री का कबूलनामा वाकई हैरानी भरा। दरअसल मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध ने पाकिस्तान की पहले से ही बदहाल अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ दी थी। अब दुनिया में तेल की कीमतें बढ़कर $126 प्रति बैरल पहुंच गई है। लिहाजा पाकिस्तान में ईंधन की कीमतों में भारी बढ़ोतरी के बाद हाहाकार मचा हुआ है। न सिर्फ तेल बल्कि बिजली भी महंगी होने से वहां की आवाम शहबाज सरकार को जमकर कोस रही है। इंडिया में एवरेज इनकम जो है, माहाना एवरेज इनकम 1,72,000, और उनका रुपया हमारे रुपए से बहुत तगड़ा है। और बिजली फी यूनिट है ₹2.30। डूब मरो। कौन डूब मरे? बांग्लादेश में एवरेज इनकम जो है माहाना 45,500 और बिजली फी यूनिट ₹2.25। अब डॉलर के हिसाब से अगर आप देखें तो उसको आपको कैलकुलेट करने वाला बात बहुत लंबी हो जाएगी। अफगानिस्तान में औसत आमदन जो है 9,900 है, बिजली फी यूनिट है $11.70। ईरान की एवरेज इनकम, उनका तो हाल ही बहुत बुरा है। तो कई साल पहले मैं गया, मैंने पता नहीं $500,000 का नोट दिया, इतना बड़ा शॉपर जो हमारे यहाँ वो ड्राई क्लीनर्स नहीं जिसमें रख के देते, ऊपर के दे दिया उन्होंने वहां। अच्छा, लेकिन वहां भी ₹8.90। और इस प्यारे इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में एवरेज इनकम है 37,200 और बिजली फी यूनिट है ₹53.20। इस पूरे खित्ते के सारे ममालिक मैंने गिनवा दिए। इतना ही नहीं, भयंकर गर्मी में पाकिस्तानी आवाम पर पेट्रोल बम के बाद वाटर बम भी फूट पड़ा। तेल चिल्लाने वाले पाकिस्तानी पानी को लेकर भी मातम मना रहे हैं। कराची समेत पाकिस्तान के कई शहरों में लोग बूंद बूंद पानी को तरस रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान का कराची शहर तो बीते 2 हफ्ते से पानी को तरस रहा है। कुरंगी, मलिर, चनेसर, जिन्ना टाउन, लांघी, शाह फैसल कॉलोनी, सदर टाउन,
और क्लिफ्टन जैसे घनी आबादी वाले इलाकों से भी पानी गायब है। भारत से हर मामले पर कंपटीशन और जलन रखने वाले पाकिस्तान को ये आंकड़े देखने चाहिए। भारत के पास लगभग 60 से 70 दिनों के तेल का भंडार है, जबकि पाकिस्तान के पास सिर्फ 5 से 7 दिन का कच्चा तेल और 20 से 21 दिन का फ्यूल स्टॉक ही उपलब्ध है। भारत ने पिछले कुछ सालों में तेल सप्लाई के स्रोत बढ़ाए हैं, इससे लागत कम रहती है। सरकार जरूरत पड़ने पर एक्साइज ड्यूटी घटाकर कीमतों को कंट्रोल करती है। साथ ही भारत के पास मजबूत विदेशी मुद्रा भंडार है, जिससे डॉलर में तेल खरीदना आसान होता है। लेकिन पाकिस्तान दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जहां मुसीबत किसी भी वक्त दस्तक देती है और उस मुसीबत के चलते पाकिस्तान त्राही त्राही करने लगता है। डॉन की एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की इकोनॉमी पर लगातार दबाव बने रहने की संभावना है। अगर मिडिल ईस्ट में चल रहे संकट के बीच तेल की कीमतें यूं ही बढ़ती रही तो पाकिस्तान में महंगाई दर डबल डिजिट में देखने को मिल सकती है। इतना ही नहीं, पाकिस्तानी रुपया 2027 तक अमेरिकी डॉलर के मुकाबले कमजोर होकर 300 रुपए तक पहुंच सकता है। कुल मिलाकर तेल, बिजली, पानी तीनों पर मारामारी से पाकिस्तानी यही बोल रहे हैं, शहबाज गद्दी छोड़ो। और यहाँ से लेके आप लाइन देखें जरा, पारा वाली रोड जो आ रही है उस तक लाइन गाड़ियों की है जनाब, ये लंबी लाइन। और ये अरामको मैं आपको जूम करके दिखाऊंगा कि कहाँ है अरामको, ये अरामको। और चलिए इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक पैनल जुड़ चुका है। खास मेहमानों का मैं जल्दी से आपका तारुफ करवा देती हूं। डॉक्टर डीके गुप्ता, विदेश मामलों के जानकार, जुड़ चुके हैं हमारे साथ, बहुत स्वागत है सर आपका। आर्थिक मामलों के जानकार अश्वनी राणा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है सर आपका। और पाकिस्तान से सीनियर जर्नलिस्ट हुसैन जावेद जी भी जुड़ गए हैं, आपका भी स्वागत है। चर्चा की शुरुआत हुसैन साहब आप ही के साथ। पाकिस्तान में बूंद बूंद पर क्यों मचा है हाहाकार, क्यों शहर शहर दिख रहा है त्राहिमाम? जी मैम, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने इनवाइट किया और जो हमारे गेस्ट हैं उनको भी सलाम। बात ये कि जिस तरह से आपने अपनी रिपोर्ट में हमारे मुल्क के बारे में बताया, मुझे तो ये लगा कि शायद आपने हमारे मुल्क को बिल्कुल केप टाउन समझ लिया जहाँ पानी ही नहीं है। तो मैं हैरान हूँ कि ये ऐसी न्यूज़ हमारे यहाँ तो कहीं भी नहीं कि हमारे यहाँ पानी बिल्कुल खत्म हो गया है, हमारे शहर बूंद बूंद पानी को इस तरह जो है वो बिल्कुल तरस चुके हैं। तो ये चीज़ तो बिल्कुल एक नई चीज़ है। एक और बात, आपने जो हमारे पेट्रोलियम के मिनिस्टर है, आपने उनका बयान जो है वो आपने भी सुनवाया। तो मैं आपको बताऊं, उन्होंने बाद में एक और बयान भी दिया, एक और इंटरव्यू भी दिया है। अगर आप उसका क्लिप भी यहाँ पर इस तरह से चला देती तो अच्छा हुआ, जिसमें उन्होंने वाज़ेह तौर पे कहा है कि उनके बयान को सही अंदाज से पेश नहीं किया गया। पाकिस्तान के पास इस वक्त भी 40 दिन से ज्यादा जो है वो ऑयल का जो जखीरा है वो है। तो ऐसी बात नहीं कि सिर्फ 5 दिन का रह गया, 6 दिन का रह गया, ये बिल्कुल ही आई थिंक नहीं तो अगर 40 दिन का था तो फिर इससे पहले जब बयान दिया तो क्या वो गैर जिम्मेदाराना बयान था, या ऐसा बयान दिया ही क्यों गया कि जिसे मिस इंटरप्रेट किया जा सके सर? क्योंकि वो जिस ओहदे पर है, जिस पोस्ट पर है, ऐसे में उनका एक एक शब्द बहुत मायने रखता है, एक एक स्टेटमेंट बहुत गौर से सुना जाता है। आपकी बात बिल्कुल सही है, मैं आपकी बात से इत्तेफाक भी करता हूं कि जो बयान होता है उसको सोच समझ के इस तरह से देना चाहिए। लेकिन मैं आपको वाज़ेह तौर पे कह सकता हूं, और आप चाहेंगी तो शो के बाद मैं आपको वो क्लिप भी आपके साथ शेयर अच्छा चलिए ठीक है सर, हम एक बार को आपकी बात मान लेते हैं। लेकिन ये बताइए, हिंदुस्तान में पेट्रोल डीजल की कीमतें कहाँ है और पाकिस्तान में कहाँ है? डिफरेंस तो सर आप जानते ही होंगे, चूंकि आप सीनियर जर्नलिस्ट है वहां के। क्यों है इतना डिफरेंस? क्यों वहां पर 400 साढ़े 400 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल डीजल है, क्यों? और भारत में 100। जी, सबसे इसमें पहली बात तो ये है कि इंडिया के साथ अगर आप इकोनॉमिक हवाले से बात करें, ऑब्वियसली आपका मुल्क एक बड़ा मुल्क है, उसके पास वसाइल ज्यादा है, उसके पास ज़खायर ज्यादा है, ये सबको पता है। इंडिया है और जो पाकिस्तान है, उनका यहाँ से इस तरह का कोई कंपैरिजन नहीं बनता है। लेकिन ये भी बात सही है, ये मैं आपकी बात मानता हूँ कि इंडिया के पास जो वो 70 दिन का तेल भी उनके पास सेफ है, ये सब चीजें हैं। लेकिन एक बात है, फिर इंडिया के जो पेट्रोल पंप्स है वहां से इतने खौफनाक किस्म के सीन देखने में क्यों आ रहे हैं? वहां भी तो मारामारी चल रही है, हमारे यहाँ रश लगा हुआ है। ये बात सही है कि लोग आए और आपने दिखाया कि हमारी गाड़ियां खड़ी, लेकिन मारामारी नहीं चल रही है। इंडिया में विटनेस किया गया कि लोग फ्यूल के ऊपर एक दूसरे को धक्के दे रहे हैं और बहुत ही
खौफनाक किस्म के सीन सामने आ रहे, फिर ऐसा क्यों है? आपने कंपैरिजन की बात की ना सर, वो इसलिए क्योंकि पाकिस्तान हर मामले में इंडिया को बीच में ले आता है, पाकिस्तान हमारी देखा देखी बहुत करता है। चलिए मैं लौटूंगी सर आपके पास, लेकिन पाकिस्तान में ये जो हालात इस समय बने हुए हैं, इससे पाकिस्तान की जो आर्थिक कमर है वो किस हद तक टूटती हुई नजर आ रही है। जो पेट्रोल डीजल के दामों में वहां पर आग लगी हुई है, और अब तो देखिए बिजली भी महंगी होती जा रही है और पानी का भी संकट। आर्थिक मामलों के जानकार हमारे साथ राणा साहब इस समय जुड़े हुए। राणा साहब, क्या होगा पाकिस्तान का? देखिए, पाकिस्तान जो है वो हमेशा से संकट में घिरा रहता है। कारण क्या है कि पाकिस्तान के ऊपर इतना कर्ज है कि वो कर्ज को चुकाने में, उसका इंटरेस्ट चुकाने में ही लगा रहता है। और पाकिस्तान की जो सरकार है उसका ध्यान जो है वो वॉर की तरफ, यानी डिफेंस को मजबूत करने में लगा रहता है। और सरकार चला भी कौन रहा है? डिफेंस के लोग ही चला रहे हैं। बाकी जो पॉलिटिशियन है वो तो एक मूक दर्शक की तरह काम करते हैं, तो उनकी प्रायोरिटी जो है वो डिफरेंट है। और ऐसे में उनका लोन जो है, लोन पे लोन बढ़ता जा रहा है। अब आपके पास पेट्रोल नहीं है तो सीधा सीधा मतलब है, क्योंकि आपके पास क्षमता नहीं है, आपके पास फॉरेन रिजर्व नहीं है, तेल भंडार करना है तो आपके पास कोई उधार देगा नहीं आपको, तो आपके पास फॉरेन रिजर्व चाहिए, पैसा चाहिए, तो आप खरीद सकते हैं। हालांकि वहां पर भी सरकार उनको कुछ सब्सिडी दे रही है। सब्सिडी देकर भी सर 378 के आसपास, 360 के आसपास पहुंच पा रहा है दाम। तो वही कह रहा हूँ कि उनका जो बिल है जो क्रूड का, वो भी 300 मिलियन से 800 मिलियन हो गया है एक हफ्ते के अंदर। तो इतना महंगा वो तेल खरीदेंगे कहाँ? उसके लिए पैसा चाहिए। IMF ने भी उनको कहा है कि आप कीमतें बढ़ाइए, क्योंकि अगर आप कीमत नहीं बढ़ाएंगे तो आपके लिए मुश्किल होगी। तो क्योंकि लोन देने वाली जो एजेंसी है वो भी कह रही है कि आप इतना सस्ता देंगे या आप, अब भारत सरकार की ये बात कर रहे हैं, भारत में कहीं पर भी किसी पेट्रोल पंप पे ना तो कोई झगड़ा है ना कोई लाइनें हैं, और सरकार ने पेट्रोल के दाम भी बढ़ाए नहीं है। सरकारी कंपनियां जो है वो सारा बोझ जो है ढो रही हैं। गैस जो है, गैस भी जो डोमेस्टिक है उसके भी कीमतें बढ़ाई नहीं गई हैं। यानी आम जनता को सरकार पूरी राहत दे रही है, इसी कारण से कि सरकार के पास सफिशिएंट फंड्स हैं, पैसा है और सरकार की सोच है। अब इसे लेकिन पाकिस्तानी सरकार के पास जब फंड्स ही नहीं होंगे तो भला वो कहां से देगी? क्यों जावेद साहब, यही बात है ना? देखें ये इनका ख्याल हो सकता है कि हमारे पास फंड्स नहीं है, हमारे पास जो खजाना है वो बिल्कुल खाली। ऐसी कोई बात नहीं, मैं आपको पूरे दावे के साथ यहाँ पे कह सकता हूँ। इस पे हमारा कंट्रोल नहीं है कि जंग, आपको पता है कि ईरान अमेरिका की जंग हो रही है, उस हवाले से जो ऑयल की प्राइसेस हैं वो ऊपर गई हैं, वो मुकम्मल तौर पे हमारे इख्तियार में नहीं है। लेकिन एक चीज हमारी हुकूमत के इख्तियार में, वो बहुत कामयाबी से कर रहे हैं कि जितने भी हमारे यहाँ फ्यूल की सप्लाई है उसको किसी किस्म का नुकसान ना पहुंचे। और बिल्कुल हमारे पूरे मुल्क में हर जगह फ्यूल इस तरह से मिल भी रहे, इसकी कोई कमी नहीं है। लेकिन वो बात सही है क्योंकि जंग के हालात है। अब जंग जो है वो पाकिस्तान ने तो स्टार्ट नहीं की, ये आपको भी पता है, वो अमेरिका की जंग है, ईरान की जंग है, उसका कुछ ना कुछ जो उसका स्पिल ओवर इफेक्ट है वो तो आएगा इस तरह से। लेकिन उस जंग की वजह से, वही तो बात यहाँ पर राणा साहब ने कही है, भारत में थोड़ी ना बढ़े हैं पेट्रोल डीजल के दाम। अगर उस जंग का असर होता तो फिर उस हद तक यहाँ भी दिखना चाहिए था, हमारे मुल्क में भी दिखना चाहिए था, हमारे देश में भी दिखना चाहिए था, जो कि नहीं दिखा है। इसका मैं आपको सिर्फ जवाब आपको यही दूंगा कि आपके लिए भी अच्छा है, हमारे लिए भी अच्छा है कि जो अभी अमेरिका ईरान की जंग फिलहाल रुकी है वो रुकी रहे। अगर ये जंग शुरू हो गई तो इसके मजीद जो असरात हैं वो बहुत ज्यादा भयानक हो सकते हैं, आपके लिए भी, हमारे लिए भी। लेकिन उसके लिए देखिए इकोनॉमी को पहले से तैयार किया जाता है, जो हम तैयार थे और पाकिस्तान नहीं हो पाया। चलिए मैं लौटूंगी सर आपके पास जल्दी से। डॉक्टर डीके गुप्ता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका मैं ओपनिंग रिमार्क लेना चाहूंगी। डॉक्टर डीके गुप्ता, पाकिस्तान में ये जो हर जगह क्राइसिस सिस्टम देखने को मिल रहा है, पाकिस्तान का क्या हश्र होने वाला है? आपका आंकलन इस पर क्या कह रहा है सर? कल्पना जी, आपको सभी लोग को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। देखिए, मैं केवल पाकिस्तान की बात नहीं करूंगा, बहुत सारे ऐसे देश इंडो पैसिफिक के अंदर हैं, और खासकर जो अफ्रीकन कंट्री है, साउथ अफ्रीका, वेस्ट अफ्रीका और नॉर्थ अफ्रीका कंट्री है, जो एक ब्रिंक पे, मतलब एक कहें दरिया के किनारे पे खड़ी रहती है। बहुत ही शार्प किनारा होता है, जहां से भी जरा सा भी वहां पे इंस्टेबिलिटी किसी भी क्षेत्र में हुई तो वो जरा सा डगमगा जाते हैं। पाकिस्तान उस रेंज में आता है।
अब देखिए, अगर हम पाकिस्तान की अगर हम फॉरेन एक्सचेंज की बात करें तो केवल $22 बिलियन का फॉरेन एक्सचेंज है। अगर हम भारत के फॉरेन एक्सचेंज का लगभग $800 बिलियन फॉरेन एक्सचेंज है, और 800 से अगर हम 140 करोड़ से अगर हम डिवाइड कर दें, और लगभग 30 करोड़ जो पाकिस्तान की जनता है, मान ली 25 से 30 करोड़ लगभग, तो लगभग भारत से माइल्स पीछे। उसका रीजन है, उसका रीजन क्या है कि वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो पाकिस्तान के अंदर होना चाहिए। सोशल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है कि राजा से एक गरीब के पास, इकोनॉमिक वर्ड है, जो पहुंचना चाहिए, जो भी उसके बेनिफिट से पहुंचना चाहिए, वो पाकिस्तान और कुछ ऐसे देशों में जहां पे कि एक पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी हमेशा रहती है। और देखिए, यहाँ पे भी आज की डेट में देखेंगे तो पाकिस्तान के अंदर ऑन पेपर डेमोक्रेसी है, लेकिन वहां पे डेमोक्रेसी जब तक पीपल्स डेमोक्रेसी नहीं होगी, इस्लामिक डेमोक्रेसी की जगह पे, इस्लामिक रिपब्लिक की जगह पे, जब तक पीपल्स रिपब्लिक नहीं होगा तो ये चीजें डिलीवर नहीं हो पाती। अब देखिए, वहां कुछ रीजन क्या है। एक तो एनर्जी जो है, जैसे जापान 90% जो है अपना एनर्जी मिडिल ईस्ट से लेता है, तो पाकिस्तान भी 85 to 90 के बीच में लेता है, और उसकी बहुत बड़ी निर्भरता है। दूसरी बात है कि वहां पे एक जो रीजनल इनस्टेबिलिटी है, भारत में भी पहले हुआ करती थी, नॉर्थ ईस्ट में, जम्मू कश्मीर के अंदर, लेकिन अब वो सुधर चुकी है, लेकिन पाकिस्तान में बढ़ गई है, तो वो भी पाकिस्तान को कहीं ना कहीं इकोनॉमिकली वीक करता है। उसके बाद जो इंडस्ट्रियल है, अभी भारत में जो इंडस्ट्रियल था उस 9% उसका ग्रोथ गया है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर 1% ग्रोथ रहा है। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं एक एनविल लेती हैं इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पर किसी कंट्री के। उसके बाद जो आर्थिक अनिश्चितता है, क्योंकि जरा सा भी कुछ होता है, तभी देखिए पहले स्टेटमेंट था उनके वजीर आजम का पाकिस्तान के, कि वो खुद पब्लिक में अपने पब्लिक को संबोधित कर रहे थे कि जब हम लोग, मैं और मुनीर कभी जाते हैं विदेश से पैसा मांगने के लिए, तो हमें शर्मिंदगी महसूस करती है। एक्चुअली वो, मैं उस पर मजाक नहीं उड़ाना चाहता, वो एक देश के किसी लीडरशिप की अपने देश के लोगों के साथ संवाद है कि हमें अपने आप को खड़ा करना चाहिए, लेकिन हम उस कंडीशन में नहीं है। सारी चीजें करके यानी कि दिक्कत परेशानी यहाँ पर लीडरशिप के साथ है, और भुगत रही है पाकिस्तान की आवाम, वहां की जनता। समझ रहे हैं आप लोग जावेद साहब? देखिए, मैं तो बातें जावेद साहब, मैं आपको सुन नहीं पा रही हूँ। आई गेस नेटवर्क इशू की वजह से क्लियरली आपकी आवाज मुझ तक आ नहीं पा रही। जब तक मैं इसे दुरुस्त करवाती हूँ, अश्विनी राणा साहब का मैं जल्दी से रुक करना चाहूंगी। राणा साहब, चूंकि देखिए समस्या सारी घूम फिर कर यहीं पर आ जाती है कि जब पाकिस्तान एक्नॉलेज नहीं करेगा तो फिर उसको सुधारेगा कैसे? यानी कि जब तक कोई बीमारी डायग्नोस ही नहीं होगी तो उसका ट्रीटमेंट कहां से शुरू किया जाएगा? और क्या इसी का नतीजा वहां पर कि इस तरह से हाहाकार मचा हुआ है, हर क्षेत्र में वहां पर एक तरीके से क्राइसिस क्रिएट हो चुकी है, चाहे वो तेल हो, चाहे वो पानी हो, चाहे वो बिजली हो? देखिए, उनको बीमारी का तो पता है, लेकिन उसके लिए जो इलाज है वो इलाज करना नहीं चाहते। कारण क्या है कि वहां पर चारों जो उनके स्टेट हैं आपस में, वहां पर क्या पोजीशन है, यानी सरकार ही अपने जो नागरिकों के ऊपर किस प्रकार से अत्याचार कर रही है। जहां पर रिसोर्सेज है वहां से रिसोर्सेज तो निकालना चाहती है, लेकिन जनता को नहीं देना चाहती है। उनको सब पता है, लेकिन वो उसका इलाज नहीं कर रहे, क्योंकि जितने भी वहां पर लोग आते हैं, आर्मी चीफ्स आते हैं, वो लोग अपना पैसा बना के और चले जाते हैं। पॉलिटिशियन भी अपना पैसा अपना, आप देखिए जितने भी आर्मी चीफ आए या पॉलिटिशियन आए, सबके ऊपर जो है वो इस तरह के भ्रष्टाचार के आरोप लगे। जब आप पैसे को, देश को लूटने में लगे रहते हैं और देश को विकास नहीं करते, तो फिर वो देश तरक्की कैसे करेगा? देश तरक्की कर ही नहीं सकता, क्योंकि वहां पर भ्रष्टाचार इतना है कि देश के बारे में कोई सोच ही नहीं रहा, चाहे नेता है, चाहे वो सेना का चीफ है। तो उनको प्रॉब्लम उनकी पता है, बीमारी भी पता है, लेकिन इलाज और बाकी का बचा कुचा फंड जो है वो आतंकवादियों के संरक्षण में लगा दिया जाता है। पैसा, वही कह रहा हूं ना, उसके लिए पैसा चाहिए, देश के विकास के लिए पैसा चाहिए। पैसा है नहीं। जैसे गुप्ता जी बता रहे थे कि उनके पास जो है फॉरेन रिजर्व क्या है, तो फॉरेन रिजर्व के बिना आप जो व्यापार है विश्व में वो कर ही नहीं सकते, क्योंकि पाकिस्तान रुपए को तो कोई भी दूसरा देश जो है वो रिकॉग्नाइज करेगा, वो डॉलर करेगा। डॉलर आपके पास है नहीं, आपके पास जो है वो कुछ भी नहीं है। आपके यहाँ पर कोई जो इंडस्ट्री जो थी, कोई ऐसी इंडस्ट्री नहीं है कि जिसके कारण से आप जो है पूरे विश्व को जो है डोमिनेट कर सकें। आप तो चाइना के ऊपर सहारे जो है वो जिंदा है। चाइना आपको पैसा भी दे रहा है, सामान भी दे रहा है, सब कुछ दे रहा है, तो आपकी सर्वाइवल है। अगर चाइना देना बंद कर दे, बिल्कुल। और देखिए ना, ये आर्थिक इमरजेंसी पाकिस्तान में हम कब से सुनते आ रहे हैं, ऐसे में क्या अब ये वेंटिलेटर पर पहुंच चुकी है? डॉक्टर साहब, आपको क्या लगता है?
जी 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 शिल्पा जी जी सुन गुप्ता पा रहे साहब। मुझे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर। हाँ, देखिए कुछ पैरामीटर्स जो नकारे नहीं जा सकते, क्योंकि हमारे जो पाकिस्तानी जो जर्नलिस्ट हैं बहुत ही समझदार हैं, बहुत ही माकूल जवाब भी देते हैं, बड़ा संजीदा है। लेकिन एक चीज है जो पेपर्स पे उसको मना नहीं कर सकते। जैसे अगर हम देखें तो इस साल का पेट्रोलियम बिल $15 बिलियन का रहा है। पाकिस्तान $1 बिलियन का कर्ज लेता है, फॉरेन एक्सचेंज का $22 बिलियन का है, और उसी फॉरेन एक्सचेंज से उसको पेट्रोल खरीदना है, तो $15 बिलियन का फॉरेन एक्सचेंज जाने वाला है, तो समय जो अनुमान है। और स्टेट बैंक का पाकिस्तान को रेट बढ़ाने ही पड़ेंगे अगर $120 गलती से चला गया, अगर पेट्रोल का रेट, उसको बढ़ाना ही पड़ेगा। और एक चीज और माने ऑन द पेपर है कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज दुनिया का सबसे ज्यादा खराब प्रदर्शन करने वाले स्टॉक एक्सचेंज में आता है, बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी। देखिए पाकिस्तान के अंदर जब तक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रहेगी, पाकिस्तान या कोई भी देश, या मेरा देश ही रहेगा, वो भी नहीं संभल पाएगा। आज की डेट में पाकिस्तान के अंदर देखेंगे तो एक जमहूरियत नहीं है, मतलब एक खुद वहां के नेशनल असेंबली में डिक्लेयर किया जाता है कि हम और सेना के मुनीर मिलकर सरकार चला रहे हैं, मतलब एक रियली जो पीपल्स डेमोक्रेटिक होनी चाहिए ट्रू सेंस में, वो नहीं है। तो चीजें एक्चुअली उस तरफ से आप देखिए, मीडिया पे बोल सकते हैं, रील में बोल सकते हैं, देखिए पाकिस्तान की रील क्या आती है कि लाइन लगी है, उससे मैं ताल्लुक नहीं रखता। एग्जैक्टली। और देखिए ना इस तरह के बचकाना बयान जब ऐसे पदों पर बैठे हुए, ऐसे ओहदों पर बैठे हुए ऑफिशियल्स की तरफ से दिए जाते हैं तो वाकई में हैरान करता है कि आखिरकार वहां देश चल कैसे रहा है, और इतना खस्ता हाल देश ऑलरेडी हो चुका है, फिर भी इनको समझ में नहीं आ रहा है। जावेद साहब, ऐसे में भला बचाए पाकिस्तान को तो कौन बचाएगा? देखिए, आप सबसे पहली बात तो ये कि मैंने जो हमारे दोनों पैनलिस्टर को सुना है उस पर मेरा जवाब ये कि हमारे मुल्क को कौन बचाएगा, हम ही बचाएंगे। हमारा मुल्क है, हमारा घर है, हमारी जिम्मेदारी, और आज तक हमने ही बचाया। पहले ये बताइए कि आपका मुल्क आपकी सरकार चलाती है या फिर मुनीर चलाते हैं? चलती किसकी है वहां पर? डिसीजंस कौन लेता है, स्ट्रेटेजीज कौन बनाता है? अच्छा सुन लीजिए ना, उसमें मैं यही कहूंगा कि चाहे हमारी आर्मी है या हमारी फौज है या हमारी हुकूमत, हम सब एक ही हैं। ये पैगाम इंडिया के लिए बहुत ज्यादा क्लियर है, हम सब एक ही हैं, तो उसकी चिंता आप बिल्कुल मत करिए। दूसरी बात ये कि अभी गुप्ता जी ने बात की कि हमारे यहाँ डेमोक्रेसी नहीं होती है और हमारे यहाँ इस तरह दहशतगर्दी हो रही है। आप मुझे बताएं, पिछले 3 माह में आपने हमारे यहाँ आतंकवाद की कोई बहुत बड़ी जो इस तरह की घटना है आपने कहा सुनी है? आज भी कहां पर है, आज टीपी कहां पर है? पिछले 3 माह में आपने कोई खबर नहीं? क्योंकि आतंकी आकाओं को खत्म करने का काम पिछले साल हमने किया था ना, तो धीरे धीरे उन्हें संरक्षण देते हुए जला पाने में थोड़ा समय तो लेंगे ना आप लोग। आपको याद है ऑपरेशन सिंदूर के दौरान किस तरह से एक एक करके तमाम ठिकानों को तबाह करने का काम किया था भारतीय सेना ने, हमारे मुल्क ने? मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा कि आप सही हैं या हम गलत हैं, उसको छोड़ दें। मैं सिर्फ उसमें सिर्फ एक चीज मैं यहाँ पे जो है ना वो मैं कहना चाहता हूँ, इंडिया डेमोक्रेसी के ऊपर बहुत ज्यादा फख्र करता है, ठीक है, आपको करना चाहिए। छोड़ देते हैं डेमोक्रेसी, आपके देश में डेमोक्रेसी, आप संभाले, आप जाने, आपका मसला है, आप देखिए। लेकिन आप मैं वापस से टॉपिक पर आती हूँ, जाते जाते आपसे फाइनल कमेंट चाहूंगी जावेद साहब। अब ये जो अलग अलग सेक्टर्स में आपके जो इस तरह से कमी और ये जो संकट मंडरा रहा है, कैसे डील करिएगा, बस इतना बता दीजिए, कैसे बचाइएगा अपने मुल्क को? देखिए, हमारे यहाँ एक बहुत ही एबल हुकूमत है, उनके पास पूरा प्लान है, तो उस बारे में आप फिक्र बिल्कुल मत करो। और आपने कहा खस्ता हाल मुल्क, यही वजह है कि इस खस्ता हाल मुल्क के पास आज वॉशिंगटन भी आता है, रियाज भी आता है, जिनके ऊपर जिम्मेदारी आप लोगों ने डाली है वही तो यहाँ तक लेकर आए ना पाकिस्तान को। खस्ता हाल उन्हीं की वजह से हुआ है ना, आगे भी अगर वही जिम्मेदारी संभालेंगे तो फिर खुदा जाने। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जावेद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अश्विनी राणा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जीके गुप्ता साहब, हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, समय निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए इसी के साथ इस खास कार्यक्रम में फिलहाल बस इतना ही। बने रहे न्यूज इंडिया के साथ। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का है।